डेंटल केरीज इसमें लिखिएगा द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। The hard outer covering of a tooth is called enamel. Tooth enamel is the hardest material in our body. Tooth enamel is the hardest material in our body. It is harder than even bones. It is harder than even bones. Next one लिखिएगा the part of below enamel is called dentine. ये चुप हो जाओगे कि नहीं? The part of below enamel is called dentine. DENTINE dentine. Full stop. फिर नोट कीजिएगा. Dentine is similar to bone. Dentine is similar to bone. अब इसमें ये क्या होता है कि जैसे द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल. तो जो हमारे दांत होते हैं, तो जो टूथ होता है मतलब दांतों को तो टीथ बोल देते हैं, सिंगुलर पार्ट उसका टूथ कहा जाता है. तो एक अगर दांत की बात करी जाए तो टूथ की अगर बात करें तो हर एक टूथ के ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है. इसीलिए जब कभी भी अगर मान लीजिए दांत साफ करने होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि हल्के हाथ से करा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ा जाता उसको कि अपना बहुत ही ज़्यादा रगड़ रहे कि आज ही सफ़ेद करते हैं, है ना. तो उसको हल्के हाथ से किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश से यूज़ करना, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करना और बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश करना वो ठीक नहीं है. तो द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज़ कॉल्ड इनेमल. और आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो इनेमल होता है ना, इनेमल बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. अब हार्डनेस की डेफिनेशन क्या होती है? हार्डनेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी चीज़ को अगर दबा रहे हैं तो वो दबाने से हमको थोड़ी सी मतलब स्ट्रॉन्ग सी दिखाई दे रही है, रिजिड दिखाई दे रही है, दब नहीं रही है, तो उसको हम हार्ड बोल देंगे. हार्डनेस का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. जिसको चाकू से नहीं काटा जा सकता उसको हार्ड बोलते हैं. अब इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि उसको काट ही नहीं सकते चाकू से, हम लगे पड़े हैं, वो कट ही नहीं रहा. तो उसके बारे में तो हमने ये कह दिया कि भाई इससे ज़्यादा हार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता. जैसे कि डायमंड हो गया, तो डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन दिस अर्थ हो गया, तो उसको तो काटा ही नहीं जा सकता. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी. तो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है. तो हम ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है तो वो शायद बोन होती है ना. बोन से ज़्यादा हार्ड तो कोई चीज़ नहीं होती. बाकी मसल्स हैं, मसल्स को भी काटा जा सकता है, ठीक है. लेकिन अगर बोन है तो बोन को भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. तो इसी तरीके से जो इनेमल है, अगर इनेमल को काटने की कोशिश करी जाए तो बोन से भी ज़्यादा ताकत उसमें लगानी पड़ेगी उसको काटने के लिए. तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो बोन से भी ज़्यादा हार्ड हो गया, ठीक है. अच्छा, और इसके बाद हम ये कहेंगे कि जो इनेमल है, तो इनेमल तो एक्सटीरियर कवरिंग हो गई जो दांत के ऊपर होती है, और कवरिंग के जस्ट नीचे क्या होता है, दांत. तो दांत जिस मटेरियल का बना होता है उसको डेंटाइन बोल देते हैं.
द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल, एनामल के नीचे का जो पार्ट है उसको कहते हैं हम डेंटाइन, जिससे हमारा दांत बना होता है। तो इट इज सिमिलर टू बोन। तो देखते हैं, टच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बोन होती है, बिल्कुल बोन के जैसा ही ये लगता है। ठीक, उसके बाद आगे बात करेंगे पल्प कैविटी की। नेक्स्ट नोट करें, इनसाइड द डेंटाइन, इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी। Inside the dentine is pulp cavity. Full stop. The pulp cavity contains nerves and blood vessels. The pulp cavity contains nerves and blood vessels. Full stop. The formation of, next point लिखेंगे, the formation of small cavities or holes in the teeth small cavities or holes in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care and improper dental care is called dental caries. टूथ का डायग्राम बना लेना। हाँ ये भी है।
अच्छी हो या स्टार्टिंग से ही थी? पढ़ाते पढ़ाते हो गई। हाँ जी, तो ये टूथ का डायग्राम हो गया। इसमें सबसे ऊपर वाली जो एक्सटीरियर कवरिंग होती है ये इनामल होती है, ये डेंटाइन होता है, ये पल्प कैविटी होती है, ये गम होता है, ठीक है। और आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत काफ़ी मोटे होते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दांत काफ़ी पतले पतले होते हैं। तो वो जो मोटे दांत होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो इनेमल है, इनेमल की कवरिंग थोड़ी सी मोटी है उनके दांतों की। क्यों? क्योंकि वो दांतों पर बहुत ज़्यादा ब्रश को रगड़ते नहीं हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए। और डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ऐसे दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि दांत अल्टीमेटली धीरे 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 पतले होने लगते हैं क्योंकि उसका इनेमल घटने लगता है। जब इनेमल उसका ख़त्म हो जाता है तो फिर सीधा जो डेंटाइन है ना, ये डेंटाइन ही सीधा फूड के टच में आता है। और फिर अगर उसको भी आप साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पर इसमें धीरे धीरे होल्स होने लगते हैं छोटे। वो जो होल्स हैं, उस होल से फूड पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर पहुँचने लगते हैं और पल्प कैविटी को डैमेज पहुँचाते हैं। और जब वो पल्प कैविटी नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को उनको परेशान करने लगती है पल्प कैविटी में, जब वो जो डर्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी आपने फूड पार्टिकल खाया वो सड़ गया अंदर जाकर, तो तब मुँह से स्मेल आने लगती है और उसी प्रॉब्लम को पायरिया भी बोल देते हैं। उसका कोई इलाज नहीं होता, दांत ही निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो दांतों का थोड़ा ध्यान रखा करें। ठीक है, तुम्हारा दांत काफी मोटा है। चलिए लिखिएगा, if the teeth are not cleaned regularly, if the teeth are not cleaned regularly, the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer of food particles. They become covered with a sticky yellowish layer of food particles. The sticky yellowish layer of food particles and bacteria cells called dental plaque. PLAQUE डेंटल प्लाक बोल देते हैं इसको। अगर दांतों को ठीक से साफ नहीं किया जाता, आप कभी भी नोटिस करिएगा कि एक दिन बाई चांस आपने किसी दिन दांत साफ नहीं करे तो आप टंग से दांतों के ऊपर घुमाकर देखना तो आपको लगता है कि जैसे कि कोई एक लेयर सी है जो दांतों के ऊपर लगी हुई है। तो if the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer of particles and bacteria cells called dental plaque. तो वो उसके ऊपर एक स्टिकी येलोइश सा एक फूड पार्टिकल की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और उसी को हम डेंटल प्लाक बोल देते हैं। ठीक है, हाँ बुरा होता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कभी नोटिस करा है कि दांत थोड़े से ऐसा लगने लगता है जैसे दांत कुछ रफ से हो गए हैं। चिकने तो नहीं लगते, रफ से लगते हैं मुझे तो। वो जो है वो यही है कि उसमें वो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसी की एक लेयर जो है वो दांतों के ऊपर जम जाती है। चलिए जी, इसके बाद यहाँ हमारा जो ये है
ह्यूमन 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 बीइंग्स में जो डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आप नोट करेंगे रेस्पिरेशन। ये मैं डाल रहा हूँ उधर से। और ज़्यादातर देख लेना स्कूल्स में शायद लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन तक ही आ रहा है। मेरे में लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन हाँ, ज़्यादातर सब जगह रेस्पिरेशन तक ही आ रहा है। रेस्पिरेशन के बाद है क्या? जो जुलाई में जो टेस्ट रेस्पिरेशन हाँ जी, नोट कीजिएगा रेस्पिरेशन। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, चले भी अभी। हाँ, बुक में दिया हुआ सर ठीक है, रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। हाँ, उसी को रेस्पिरेशन तो सोच के चलो सोच के बताऊंगा कि इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। आराम से पहले करो उसको। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड The process of releasing energy from food is called respiration. The process of releasing energy from food is called respiration. When oxygen burns the food in the cells of the body, when oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, when oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, comma, then carbon dioxide and water are produced. Carbon dioxide and water are produced as waste products which are to be eliminated from the body. Which are to be eliminated from the body. Next लिखिएगा, the process of respiration involves taking in oxygen involves the process of respiration involves taking in oxygen into the cells
using it for releasing energy by burning food. Using it for releasing energy by burning food. Releasing energy by burning food and then eliminating the waste products from the body. And then eliminating the waste products, ब्रैकेट में लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फ्रॉम द बॉडी. तो रेस्पिरेशन जो है वो केवल सांस लेना नहीं है. रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. जो फूड से एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. ठीक है. When oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, then CO2 and water are produced as waste products which are to be eliminated from the body. तो जब खाना जो है, जो भी हम फूड खाते हैं, when oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, तो सेल्स तक जब डाइजेस्ट हुआ फूड तो वो डाइजेस्टेड फूड सारे के सारे सेल्स तक पहुंच गया. एब्जॉर्प्शन में यही काम हुआ था कि सारे सेल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो ऑक्सीजन फिर क्या करती है? ऑक्सीजन फिर उन सबको जो है बर्न करती है. और बर्न करने के बाद में जैसे हमने कहा कि जो फूड है उसमें हम ये बोलते हैं कि ग्लूकोज में मेजर जो फूड है वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. फिर वो जो ग्लूकोज है उसको बॉडी का हर एक सेल एब्जॉर्ब करता है. हर एक सेल ने जब एब्जॉर्ब कर लिया तो हर एक सेल, मान लीजिए उंगली का सेल है तो हम उंगली को ऐसे हिला पा रहे हैं, हाथ का सेल है पूरे हाथ को ऐसे हिला पा रहे हैं. तो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई वहाँ पर जो सेल है, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल्स तक जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन पहुँच रही है. और ग्लूकोज जब बर्न होगा तो ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ठीक है. तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना कि बर्निंग फूड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड देन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम दैट एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जब ग्लूकोज बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा एज वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी नाक से बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में भाप भी निकलती है. भाप समझते हैं? स्टीम. ठीक है. तो ये चीज़ जो ज़्यादा हम प्रिडोमिनेटली देख सकते हैं वो सर्दियों में देख सकते हैं कि अगर कोई भी ग्लास है, ग्लास के आगे अगर मैं सांस छोड़ता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स जमने लगती हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम वाटर ड्रॉपलेट्स भी एलिमिनेट कर रहे हैं. The process of respiration involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy. ठीक है. By burning food and then eliminating the waste products CO2 and H2O from the body. ठीक है. क्या? But everything can be perfect. अच्छी बात है. सही है. भाई पढ़ना जरूरी है ये रेस्पिरेशन. अच्छा, ये आप में से कितनों के मन में आता है कि ये हम पढ़ी क्यों रहे हैं? सभी के मन में, सबके मन में आता है. चलिए मैं एक बार बताता हूँ कि कुछ टाइम बाद जो है ना, जैसे मान लीजिए अभी तो आप 10th में, 11th 12th ग्रेजुएशन में पहुँचते पहुँचते फिर धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो दिमाग में से निकलनी शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि और 1-2 साल बाद ना, हाँ 11 तक ही निकल जाएगी. हाँ निकल जाएगी. उसका रीज़न ये है कि धीरे धीरे आपको ना जब लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी. अभी ये 6-7 महीने बाद ही आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करना चाहते हो. तो स्ट्रीम सेलेक्ट करने के दौरान फिर आप अपने टीचर से मिलेंगे, अपने कुछ घर में जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे मिलेंगे, कुछ सीनियर से मिलेंगे, जो बच्चे सीरियस हैं मिलेंगे और पूछेंगे कि भाई किस स्ट्रीम को लेने से क्या क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे ये रेस्पिरेशन ही है. अब आप में से कितनों को ये पता है कि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हो? नहीं पता. कईयों को नहीं पता. और 1-2 साल में हो सकता है कि 1-2 साल में आपके मन के अंदर एक चीज़ ये आ जाए कि हाँ मेरे को डॉक्टर ही बनना है. ठीक है. तो वहाँ से फिर ये समझ में आएगा कि अच्छा जो बायो पढ़ी थी वो बायो मेरे को पूरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए.
आप में से फॉर एग्जांपल मुझे 11th-12th तक भी, ग्रेजुएशन तक भी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना है, मुझे ये पता नहीं था, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी हुई कि जब हम टीचर बने तो फिर हमको कई चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ी जो हमने बहुत लाइटली छोड़ दी थी कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक भी नहीं पता, इनफैक्ट ग्रेजुएशन तक भी नहीं पता कि शायद वो आर्मी में चले जाएंगे, नहीं पता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइफ के साथ धीरे धीरे प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं और एक प्रायोरिटी ऐसी आ जाती है लाइफ में, तब ये लगता है कि बस यही काम है जो मुझे आता है और ये काम मैं कर सकता हूँ और इसमें कोई मुझे पीछे नहीं छोड़ पाएगा। ऐसा होता है और हर बच्चे की लाइफ में होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कई मतलब स्टिमुलेशंस हो जाते हैं लाइफ में। जैसे एक IPS ऑफिसर की फिल्म आई थी, वो देखी थी, नवनीत सिकेरा पर एक फिल्म आई थी, पता नहीं वेब सीरीज़ थी। तो उसमें उसने बोला कि वो कुछ गाँव में, कुछ गाँव से था वो, तो उसके हाँ भूल रहा हूँ ये, उसमें था ना, ये कौन सा है आपका, अरे ये जो, अरे नहीं नेटफ्लिक्स नहीं रहे थे, अरे वो जब हम घरों में बंद हो गए थे, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में ये था कि भाई जो मिल रहा है वही देखे जा रहे हैं, घरों में बंद है, तो तब देखा था। तो उसमें उसने ये बताया कि जैसे गांव में होता है कि किसी के पास इतनी ज़मीन है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो ज़मीन की कुछ वो हो रही थी, जो नापने वाले आते हैं ना, तो उन्होंने नापा और उन्होंने कहा कि मुझे पैसा दो इसका, नहीं तो मैं ज़मीन दूसरे के उसमें लिख दूंगा कि ये दूसरे की, तुम्हारी है ही नहीं। तो उसके फादर पुलिस वाले के पास गए, ऑफिसर के पास, पुलिस ऑफिसर ने उसको डांट के भगा दिया, चल निकल। वो क्यों? क्योंकि वो करप्ट था और उसने क्या करा कि उसने दूसरी पार्टी से पैसा ले लिया था। तो अब वो जो लड़का था, वो लड़के को गुस्सा आ रहा था, वो कह रहा है कि सर ये आप कैसे कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं तो मुझे कानून सिखाएगा। तो ये कुछ इंसिडेंट्स उसने अपनी लाइफ के उसमें, रियल लाइफ के इंसिडेंट्स उसमें इंक्लूड करे थे सीरीज़ में, और उसमें फिर उसने ये कहा कि उसी ने मेरे को एक स्टिमुलेशन फैक्टर दे दिया था कि मुझे अब IAS या IPS ऑफिसर ही बनना है और मुझे इस खराब सिस्टम को सुधारना है। तो वो लग गया था। और फिर एक इंसिडेंट ऐसा भी आया कि जब वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और वही जो इंस्पेक्टर था या जो पुलिस वाला था, वो उसके अंडर में काम करता था, उसको सलूट मारता था। तो उसने कहा, बैठाया पास में कि एक बार ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसने हाथ जोड़ दिए कि मेरे से गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, मैं तेरे को कुछ करूँगा नहीं, मैं तेरे को याद दिला रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आज मैं अगर कुछ चाहूँ तो तेरे साथ कर सकता हूँ, तेरा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तुझे नौकरी से निकाल सकता हूँ, तुझे मैं चंबल के बीहड़ में भेज सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी किसी को छोटा समझकर बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। तो कुछ भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर लाइफ में आते हैं और हम तो ये कहते हैं कि आप लोग जिस एरा में है ना, इनफैक्ट मैं भी जिस एरा में बड़ा हुआ हूँ, तो हमने जो फिल्में देखी हैं, फिल्मों में ये होती थी कि रहना है तेरे दिल में, है ना, और मुझे कुछ कहना है। तो फिल्मों में यही, मतलब हमारा फिल्मों का जो सिस्टम है वो इतना गंदा है कि वो यंगस्टर्स को सिर्फ ये दिखाता है, लड़के को बोलता है कि जा लड़की पटा, और लड़की को बोलता है कि जा लड़के को फंसा, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं दिखाता। तो ये इतना गंदा सिस्टम है। और जो 2-3 अच्छी फिल्में हैं, मैं नाम भी बताऊँगा आपको, 2-3 ऐसी अच्छी फिल्में हैं जो आंखें खोल देती हैं, वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, जो अच्छी फिल्में हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं। तो कई ऐसी मोटिवेशनल फिल्म है, मतलब आपने अगर एक फिल्म है सरफरोश, एक फिल्म है 2000 में आई थी, आमिर खान की है, देखना है ना, मतलब वो फिल्म मोटिवेट करती है। एक फिल्म थी ऋतिक रोशन की लक्ष्य, वो देखना, वो फिल्में हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें लव एंगल नहीं है, लेकिन लव एंगल के नाम पर वल्गैरिटी नहीं दिखाई गई। एक तीसरी फिल्म बताता हूँ आपको, वो शायद किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा, एक तीसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है आपकी समर हॉलीडेज चल रहे हैं ना, तो ये फिल्म देखोगे तो कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। एक फिल्म थी क्या यही प्यार है, एक फिल्म है क्या यही प्यार है, देखा नहीं देखी ना, तो मैं बता रहा हूँ वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उसमें ये दिखाया कि बड़ा भाई है, डॉक्टर है, बड़ा फेमस डॉक्टर है, छोटे भाई को समझाता रहता है कि पढ़ने वो कुछ नहीं होता, ऐसे ही निकलता है, पागल है। तो वो जैकी श्रॉफ होता है उसका बड़ा भाई, तो वो निकलते ही अपना रूम में दियो लगा, नए नए कपड़े पहन, ये करो अगर अपनी बाइक चक्का और बस लड़कियों के आगे पीछे घूमना शुरू। कॉलेज में वो लफंडर गिरती करनी शुरू, 4-5 उसके लफंगे दोस्त हैं। तो वो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब 4-5-6 साल उसका भाई उसको समझाता रहता, मदर फादर नहीं होते, डेथ हो गई होती है, समझाता रहता, तो समझाते भाई की, बड़े भाई की डेथ हो जाती है, और तब उसको अकल आती है, और तब उस समझा रहा होता है, फ़ोन पर होता है, समझा रहा होता है, और एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो ये जो फिल्म थी उसमें फिर लास्ट में वो फिल्म का जो एक्टर था, आफ्ताब नाम था उसका, वो लास्ट में खड़ा होता है एक समंदर के किनारे, और समंदर के किनारे खड़ा होकर 5 या 10 मिनट वो एक लेक्चर देता है, एक चीज़ समझाता है
और ये कहता है कि भाइयों रुक जाओ, अभी ये फिल्म ख़त्म नहीं हुई है, और फिर वो समझाता है, और फिर वो कहता है कि आपके पेरेंट्स आप लोगों को क्या कहते हैं और आप अपने पेरेंट्स को समझते हो कि ये बेवकूफ़ है, उन्होंने तुम्हें पैदा करा और तुम उनको बेवकूफ़ समझते हो। तो वो चीज़, एक तो वो चीज़ बोलता है, दूसरा कि आप अपने टीचर्स को नालायक समझते हो, वो चीज़ बोलता है। मतलब उसने 3-4 चीज़ें ऐसी अच्छी अच्छी बोली थी, और 10 मिनट का वो आखिरी का लेक्चर था जिसको रिक्शा वाले तांगे वालों ने तो सुना नहीं, और उन्होंने ये सोचा होगा अरे लड़के को लड़की मिली नहीं, फाइटिंग वाइटिंग कुछ हुई नहीं, तो फिल्म बेकार है, चलो भाई चलो बाहर चलो। तो हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि फिल्म का मतलब प्यार, इश्क और मोहब्बत, बस इसके अलावा और कुछ सिखाता ही नहीं है फिल्म। और जो 3-4 अच्छी फिल्में आती हैं, उन फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता कि कोई उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, थिएटर्स तक पहुँचाए। वो सीडीज़ में रहकर और 150-150 रुपये की वो सीडी बिकती हैं, वो भी कोई खरीदता नहीं है। तो मतलब मैं तो कुल मिलाकर ये कहूँगा कि जो ये कहानी शुरू हुई, जो मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, वो समझा इस वजह से रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, पेरेंट्स शायद कहते रहते होंगे कि मतलब यही लाइफ का टर्निंग पॉइंट है और ये 10th है, ये हमेशा काउंट होती है। तो ये वाकई में हमेशा काउंट होती है, ये वाकई में हमेशा काउंट होती है, क्योंकि यहीं पर जब नंबर आते हैं ना, मैं आपको न जाने कितने सारे एग्जांपल्स और यहीं के स्टूडेंट्स के दिखा दूँगा। हमारा सैम्पल स्पेस तो बहुत कम है ना भाई, मेरे पास मैक्सिमम कितने बच्चे हैं, मेरे पास आप ये समझ लीजिए लास्ट तक आते आते 10th में 40-42 इतने बच्चे होते हैं टोटल, ठीक है। लेकिन कितने बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे देते हैं बोर्ड का एग्जाम। तो हम तो बहुत छोटे सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं, मान लो 40 बच्चों की हम बात करते हैं। उन 40 में से 10 बच्चे हर साल ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ये साइंस तो मेरे को लेनी नहीं है, ये मेरे को लेनी नहीं है, बस इसको मेरे को निकाल देना है, बस कैसे भी करके, और मैं कॉमर्स साइड में जाऊँगा। कॉमर्स में क्यों जाऊँगा, क्योंकि उनके दिमाग में कोई गोल नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये गोल है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, मैं IFCA करना चाहता हूँ, मैं CA बनना चाहता हूँ, है ना, या मैं बिजनेस अकाउंटेंसी में जाना चाहता हूँ, है ना, और एक बिजनेस एनालिस्ट BA, बहुत ज़बरदस्त प्रोफाइल होती है बिजनेस एनालिस्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज में 2 या 3 ही BA होते हैं बस, जैसे CA है ना, ऐसे BA होता है, बहुत ज़बरदस्त, मतलब उनके पैकेज ही करोड़ों में लगते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में ये गोल होता है तब तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं साइंस बहुत टफ है, मैं उसको छोड़कर इसलिए मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, तो भैया कॉमर्स भी टफ है, कॉमर्स भी टफ है। कॉमर्स वाला कोई भी स्टूडेंट आपको बता देगा, अकाउंट शीट बनाते बनाते नॉर्मल आई साइड वालों के भी चश्मे लग जाते हैं। तो इसलिए कब लाइफ क्या टर्निंग पॉइंट ले ले वो कुछ कहा नहीं जा सकता। और कई बार आपने ना, और मैं ऐसे भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जो बिल्कुल नालायक बच्चे थे, और 10th का जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही उन्होंने देखा कि मैंने तो इतनी सी मेहनत करी थी, इतनी सी मेहनत में मेरे ठीक नंबर आ गए, तो उनके अंदर कुछ हो जाता है कि यार मैं कर सकता हूँ। और फिर वो शो यही करेंगे कि मैं नालायक ही हूँ, वो शो यही करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर पढ़ते रहते हैं। ऐसे आप सब लोगों में से बहुत सारे बच्चे, और यही एक अकेली चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, गाज़ियाबाद से न्यूयॉर्क तक पहुँचा सकती है। वर्ल्ड का बेस्ट सिटी तो आज भी न्यूयॉर्क ही है ना। इंडिया बहुत कम्पीट कर रहा है, चाइना बड़ा कम्पीट कर रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क से आगे आज भी कोई नहीं पहुंच पाया। लोगों का सपना रहता है कि न्यूयॉर्क में मेरा एक घर बन जाए, बस ये रहता है, ठीक है। तो और वो सपना अगर पूरा हो गया तो ये लगता है कि हाँ भाई ठीक है, अब मेरी आगे वाली जनरेशन सुधर जाएगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो यही चलता रहता है ना, मतलब गर्मी हो गई तो रात में लाइट भग गई, यार पसीने पहुँच रहे हैं बैठ के, बुरा हाल हो गया। अगले दिन पेपर है, पता चला रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गए, पेपर छूट गया तो जाम लगा हुआ था। दिवाली आई तो प्रदूषण हो गया। तो यहाँ तो प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती, और कुछ नहीं है तो मंदिर मस्जिद पर पत्थर ही बजाने शुरू कर दिए, वो भी तो चल रहा है आजकल, है ना। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन बहुत सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठने का एक तरीका यही है कि पढ़ाई करी जाए और ढंग से करी जाए। क्योंकि उसमें आपको कोई जंग नहीं लड़नी, एक कोने में बैठना है, चेयर टेबल लेनी है, एक पानी की बोतल लेनी है, और अपना 1 घंटे की एक सिटिंग मारनी है। 1 घंटे की सिटिंग मारने के बाद में 5-10 मिनट थोड़ा बहुत घूम लेना है इधर उधर, 10-15 मिनट, फिर उसके बाद में अपना फिर से सिटिंग लगानी है। मतलब फिर मज़ा आने लगता है कि मैं 1-1 घंटे की सिटिंग लगाऊंगा। और फिर हाँ, वो थोड़ा मुश्किल काम है, जिनको खास तौर पर फोनोहॉलिक जो हो चुके हैं ना, उनके साथ ही दिक्कत है। क्योंकि वो पढ़ने भी बैठेंगे तो धीरे धीरे उनका हाथ ऐसे जाने लगेगा, फिर कोई उनको खींचेगा, फ़ोन करेंगे। हाँ, होता है ना, कई बार रात में हो चुका है इसके साथ में कि रात में भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नींद में हाथ ऐसे और ऐसे ऐसे चल रहा है, बटन दबा रहे हैं। हाँ, मेरे को लगता है ऐसे बहुत बच्चे हैं ना। तो कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ये समझ ली जाए कि अगर पेरेंट्स किसी चीज़ के पीछे पढ़ रहे हैं ना, तो वो कुछ सोच समझ के पढ़ रहे हैं, वो कुछ सोच समझ कर कह रहे हैं आपको। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लाइटली ना लिया जाए, थोड़ा थोड़ा भी आप करना शुरू करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे।
और कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मेहनत करी मैंने, मैं तो एग्ज़ाम में मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए, मैं तो एकदम ही ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करूँगा ना ट्राई, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा हो गया कि मैंने यहाँ पर टेस्ट लिया, पता चला जी टेस्ट ही छोड़ दिया आपने, है ना, नहीं तैयारी नहीं थी, अरे भाई तैयारी नहीं थी, कोई बात नहीं, आ तो सही, टेस्ट में आओगे तो थोड़ा फोबिया तो निकलेगा टेस्ट का, टेस्ट होता क्या है, और फिर खुलकर बताओ भी तो सही, खुलकर बताओ। पेरेंट्स से ही कह दो कि आपको मैं खुलकर इस वजह से नहीं बताता, बात सुनने से पहले ही आप डांटना शुरू कर देते हो, तो पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि भाई हर वक्त डांटना ठीक नहीं है, एटलीस्ट किसी टीचर को ही बता दो, तो अपने मन की बात बताया करो। कोई भी चीज़ अगर लगती है, कोई भी चीज़ अगर हिंड्रेंस पैदा कर रही है पढ़ाई में, तो उस चीज़ को कुछ ऐसे भी होते हैं किसी चीज़ का फर्क ही नहीं पड़ता, वेदांतु.com, अब हंसी आ रही है, बहुत बुरी तरह से हंसी आ रही है, तो चल मास्क लगा के अंदर ही हंस ले, है ना, मजाक चल रहा है ना, मतलब तो थोड़े से टारगेट सेट करिए और ऊंचे ऊंचे टारगेट सेट करो, तब मज़ा आता है, तब लाइफ का असली मज़ा आता है। ये तो फिर वही हो जाएगा ना कि वो कुछ भी नहीं कर पाए तो एक किराने की दुकान खोल ली, वो नहीं खोली तो चलो फिर वो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल ली, वहाँ पर फ़ोन कर रहे हैं, आज यहाँ मैं प्लॉट खरीदवा रहा हूँ, हाँ मैं बिकवा रहा हूँ, फिर वो यही होते हैं। फिर इन कामों में यार क्या मतलब फैसिनेशन नहीं है ना इन कामों में, कुछ क्या है इसमें, कुछ मज़ेदारी वाली बात नहीं, कुछ नहीं करा तो चलो ही कर दो। चलिए नोट करिएगा, food plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. अच्छा तुम्हारा तो श्रेष्ठ भाई है ना फेसबुक में, है ना, शायद पापा से बात हुई थी एक दिन, पता चला इंस्पिरेशनल लोग उसके घर में मौजूद हैं। हाँ, बहुत नीचे से उठकर और फेसबुक में पहुंचा, बहुत अच्छी पोजीशन पर है, और उसका भाई है, कजिन है ना। चलिए जी, तो इसमें हाँ बड़े आराम से सीरियस हो जाओ, तुम बता रहा हूँ तुम्हें तीनों को। सर मैं तो सीरियस, मुझको पता है क्या करना है, क्या फिर भी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो भविष्य नजर आता है आगे। कभी कभार देखा दिखाया बिगड़ा तो कर रहा है, अभी भी देख रहा है, कभी कभार तो देखा दिखाया बिगड़ा तो जाता है। चलिए ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये एनर्जी ऐसे निकलना जैसे कि ब्लास्ट हो रहा हो, एनर्जी ऐसे निकली एनर्जी। तो फूड आया, सेल में गया, सर हाँ पानी हाँ दे दो, तो सेल जो है
सेल में फूट गया, ऑक्सीजन जो है वो भी सेल में गई, तो सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, तो वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो निकला और साथ में एनर्जी हमारी बॉडी को दे गए। तो हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिल गई कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। बॉटल 1 मिनट में आ रहा हूँ। सबूत की जरूरत है। खेलने की आदत है, फोन देख रहा हूँ, खेल उसको शरीफ को और बिगाड़ रहा हो अपने साथ में। किस शरीफ वो जो पीछे वो बैठा हुआ शरीफ बच्चा। अरे सर 1 घंटा रह के देखो कौन शरीफ में समझ लग जाएगा। सही बात। नहीं मैं हूँ ना शरीफ के नाम पे कलर हाँ जी, आगे नोट करिएगा। अगला जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ पूछी जाती है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताइए। इजी है? ब्रीदिंग बस एयर इन और आउट। इन एंड आउट होते हैं सर, रेस्पिरेशन का और बड़ा कांड है। हाँ? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में इनका डिफरेंस देखेंगे तो पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन। मिल गया ना पता? भाई दे देना, पुस्तक वास्ते कि खत्म ना हो जाए। भाई जानकर भी पास कर देना। The mechanism by which organisms obtain oxygen. By which organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide. And release carbon dioxide is called breathing. Is called breathing, while respiration includes breathing as well as oxidation of food in the cells. As well as oxidation of food in the cells of the organism to release energy. Of the organism to
to release energy. उसके बाद second point of reference नोट करें. Second है breathing is a physical process whereas respiration breathing is a physical process whereas respiration also includes biochemical process of oxidation of food. केमिकल और बायोकेमिकल में क्या फर्क होगा? वही बता रहा हूँ. Respiration also includes biochemical process of oxidation of food. देखिए सबसे पहले the mechanism by which organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing. मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है, एयर से ऑक्सीजन तो ले ली और ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी. तो ये जो सिंपल प्रोसेस है इसको तो बोल देते हैं ब्रीदिंग. अब आ जाइए रेस्पिरेशन में. रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी. उसमें ब्रीदिंग तो होता ही होता है. ब्रीदिंग के साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन मतलब वो बर्न होते हैं और बर्न किस लिए होते हैं? ताकि एनर्जी रिलीज हो सके वहाँ से. तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये हो गया. दूसरा भी मोर और लेस सेम ही है. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जिसमें किसी भी तरीके के कोई नई सब्सटेंसेस बन नहीं रहे. ऑक्सीजन बाहर थी मौजूद, ऑक्सीजन को अंदर लिया. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में थी मौजूद, नई नहीं बनी. बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी तो उसको बाहर छोड़ दिया. तो ब्रीदिंग तो सिर्फ इतना है, ये वाला प्रोसेस. रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स बायोकेमिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक तो एटीपी बनता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो नया मॉलिक्यूल बना, ठीक है. और साथ साथ ग्लूकोज बनता है. तो वो बनता ही तब है जब ऑक्सीजन आकर बर्न करती है फूड पार्टिकल्स को. तो अब केमिकल चेंज हुआ ना, ये तो जिसमें नई चीज़ें, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा हो उसको केमिकल प्रोसेस बोल देते हैं. तो बायो क्यों इंक्लूड करा? बिकॉज इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है. तो इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोल देते हैं ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. दो ये हो गए. तीसरा लिखें. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स the process of breathing involves the lungs of the organism whereas the process of respiration also involves whereas the process of respiration also involves the mitochondria in the cells. सर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इससे इन्वॉल्व होती है कि वो एनर्जी रिलीज करता है. रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इससे यूज होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द और सेल इस तरीके से also involves the mitochondria in the cells where food is
where food is oxidized to release energy. ठीक है, ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ये अगली क्लास में देखेंगे, और इतना कर दीजिए बस.